हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक आप करते नहीं हैं। क्यों नहीं लाइक करते हैं मुझे कुछ नहीं पता है। आप लोग लाइक करके जाइए, कुछ कमेंट वगैरह छोड़ के जाइए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। दोस्तों, हम भी आपके लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों हमें परेशान करते हैं आप लोग? तो आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिए दोस्तों। हमारे वीडियो को बिल्कुल भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें हम देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? हम ये यूपीएससी से रिलेटेड जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उस आने वाले हैं, उससे सीरीज चला रहे हैं। यदि हमारे वीडियो की सीरीज को आप ज्वाइन करते हैं तो मैं वादे के साथ कर सकता हूँ, क्वेश्चन जो भी यूपीएससी बनाएगा इसके बाहर नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? मैं वो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो यूपीएससी आने वाले समय में पूछेगा। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे ढेरों कमेंट, ढेरों सारे वीडियो पड़े, बच्चे उसमें लगे रहते हैं। एक एक घंटे का वीडियो पड़ा रहता है, एक एक घंटे का वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद होता क्या, वहाँ एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन एक भी नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि मटेरियल कहीं पे मिलता ही नहीं है। ये प्रीलिम्स का सब कुछ मिल जाता है, लेकिन प्रीलिम्स का मटेरियल नहीं मिलता है। कोई दे ही नहीं पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? किसी के पास उतनी मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए दे नहीं पाते। दोस्तों, मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो दे रहा हूँ, ये कहाँ से लेके आ रहा हूँ, कहाँ से नहीं लेके आ रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत मेहनत से बनाई हुई मेरी चीज़ें हैं। इनको यदि आप स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, बना के रखते हैं, तो आने वाले समय में ये आप देखेंगे कि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखते जाइएगा। दोस्तों, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एक एक घंटे के लोग वीडियो बनाते हैं, तो यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि आप 1 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ लो यार मन से पूरे दिन में। यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। अभी आप ध्यान देते होंगे, मैंने देखा है एक टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, हिंदू एनालिसिस का कराते हैं, हिंदू एनालिसिस। अब हिंदू एनालिसिस कराएंगे तो उसमें धारा बताते हैं कि महिला के लिए ये धारा है, महिला के लिए ये धारा है, महिला के लिए ये धारा। भाई, वकील थोड़ी बनना है। इसके लिए यूपीएससी के लिए एक बंदा रखा जाता है, वकील वाला, जिससे वो सलाह ले सकता है, आईएएस अधिकारी। ये नहीं है। अब देखते होंगे हिंदी ट्रांसलेटर रखे जाते हैं। हिंदी चीज़ें अगर जो नहीं हैं तो हिंदी अगर जो नहीं आती तो हिंदी के बारे में उसको बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं, क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या नहीं है। ये सब भी आईएएस के लिए होती हैं। आईएएस के लिए केवल और केवल माइंड होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि ये चीज़ करंट में है, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, और पिछले दशक में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी फालतू का झमेला यूपीएससी नहीं पूछता है। और अगर जो पढ़े रहोगे उन वीडियो में तो मिलेगा कुछ नहीं, हाथ हिलाते ऐसे ही रह जाओगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? यूपीएससी के बाहर जब निकलोगे कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो देख देख के परेशान हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने खुद सीरीज चालू किया है कि चलो अब मैं चालू करता हूँ, अब तुम देखोगे, ठीक है, कि मैं कितना सिलेक्शन दिला सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। डिजिटल बैटरी पासपोर्ट और यूनिक बैटरी के संदर्भ में ये संबंध बात की गई है। डिजिटल बैटरी एक पासपोर्ट अभी जारी किया गया है और यूनिक आईडी के संदर्भ में विचार करना है। दोस्तों, अभी हाल ही में इससे रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन डायरेक्ट बताए थे। तो ये है क्या दोस्तों? ये कुछ है नहीं। डिजिटल बैटरी कुछ नहीं है। इसमें आपको एक बैटरी दी जाती है जिसमें 14 अंक का नंबर होता है, क्यूआर कोड वगैरह होता है। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तुरंत पता चल जाएगा ये बैटरी कहाँ से है, कब बनी थी, कैसे क्या, कितने लोगों के पास बेची गई है, मतलब ऑनलाइन माध्यम में कितने लोगों के पास बेची गई है, और कितनी इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन इसका कितना है, वो सब चीज़ें बताने वाली काम ये बैटरी का डिजिटल नंबर और एक क्यूआर कोड करता है। वो यही है। ये केवल लिथियम आयन बैटरी पर लागू होता है, लेड बैटरी पर नहीं। ये बात गलत है, ठीक है? ये रीसेल बैटरी के लिए वैल्यू के स्वास्थ्य और हेल्थ केयर पे इसकी कोई इस क्वेश्चन की पिछले लेक्चर में जानकारी दी थी हमने। तो रीसेल वगैरह वगैरह इसके बारे में इसमें वितरक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करना है। ईपीआर का मतलब है कितने कितने लोगों के पास ये उत्पादक से गई है और कौन सी कंपनी कितना अच्छा उसका रेट है,
उत्पादन करने का, ये चीज़ें बताती है। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सूर्यास्त के बारे में, हालांकि इस क्वेश्चन को हमने बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में, तो इसको हम नहीं बताएंगे, दोनों क्वेश्चन बता दिए थे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप दोस्तों है क्या, इसके बारे में हमने पिछले में लेक्चर में डीप में बताया था। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, हालांकि थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कुछ नहीं है, 14 देशों का संघ है जिसको अमेरिका जो ने इसको डिजाइन किया। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें यह है कि रखा गया है कि चाइना का जो है मिनरल्स का जो रिफाइनिंग करने में दबदबा है, मतलब 70% चाइना रिफाइन करता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर जो चाइना ने अपना सिस्टम बंद कर दिया तो बहुत चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जो मोबाइल आप देख रहे हो, जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, इसमें ही क्रिटिकल मिनरल यूज होते हैं। तो ये चीज़ें, मोबाइल की स्क्रीन हो गया, टीवी की स्क्रीन LCD हो गई, और जो भी चीज़ें कैमरा की लेंस हो गए, और जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप ध्यान देते हो, जो मशीनरी आज के समय में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, हर जगह पे आप स्क्रीन देखते हुए लगी होगी। तो जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मशीनरी आ रही हैं, जो भी मशीनें होती हैं रेडियोथेरेपी की वगैरह वगैरह की, ये सब जो मशीनें हैं उनमें सब ये इसका यूज क्रिटिकल मिनरल का किया जा रहा है। तो अगर जो चाइना ने अपना सिस्टम बंद कर दिया तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों को लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत की चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि भारत अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत का पूरा से सामान जो है चाइना से ही खरीदता है लगभग। तो जो क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड जो है 90% के करीब, अप्रॉक्सीमेट 90% के करीब जो है चाइना से ही खरीदता है। तो हमें समझ लीजिए कि अगर जो उसने गड़बड़ किया तो फिर भारत की स्थिति क्या होगी। 90 या 80%, मैं जो कन्फर्म नहीं है, आप इसको चेक करके देख लीजिएगा दोस्तों। कमेंट मत करिएगा इस पर फिर कि सर इतना है इतना है, यदि हाँ कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता इसके बारे में कितना करता है, क्योंकि UPSC में ये सब पूछी चीज़ें नहीं जाती, कितना करता है कितना नहीं करता, ये केवल वही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक वैश्विक एजेंसी है और गहरे समुद्र में खनन के लिए उद्देश्य विनियमित करना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी नहीं है दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। अमेरिका ने इसको जो है एक प्रकार से एक गठबंधन है, एजेंसी टाइप से नहीं है। अगला देखिए, भारत का इसका साझेदार संस्थापक सदस्य देश है और दक्षिण सहयोग का एक उदाहरण है। ये गलत बात है, दक्षिण सहयोग से कोई मतलब ही नहीं है, ना भारत इसका संस्थापक सदस्य। 2022 में ये गठबंधन हुआ था और 2023 में भारत ने इसकी सदस्यता ली है, 14वां सदस्य बना है भारत। ठीक है, इसका मुख्य ध्यान जो है सार्वजनिक और निजी निवेश की परियोजनाओं को आकर्षित करना, जो महत्वपूर्ण खनिजों को लचीला बनाता है। ये बात दोस्तों सही है, सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से उन चीज़ों को मतलब लेके आना है जो क्रिटिकल मिनरल्स को रिफाइन कर सकती हैं, गहरे समुद्र में पैसा लगा सकती हैं खनन के लिए, या किसी देश में खनन के लिए पैसा लगा सकती हैं। अभी आपने देखा होगा क्रिटिकल मिनरल ट्रायंगल में 3 चीज़ें हैं, अर्जेंटीना है, बोलिविया है और चिली है। ये जो अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली हैं, ये मतलब एक प्रकार से लिथियम ट्रायंगल बोले जाते हैं। लिथियम ट्रायंगल का मतलब है लिथियम का यहाँ पर इतना ज़्यादा भंडार है कि पूरे विश्व का 50% भंडार केवल इन्हीं 3 देशों में है। तो भारत की अभी कंपनियां हैं, वो जा करके वहाँ पर क्या कर रही हैं, रिफाइनिंग वाली मतलब खनन वाली चीज़ें लगा रही हैं ताकि लिथियम को वहाँ पे निकाला जाए। भारत की जो कंपनियां वहाँ पे जा करके लगी हुई हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या हो। ये हमने क्वेश्चन दोस्तों बड़े प्यार से डिजाइन किए हैं, यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलिए, ना सही आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। ओलिव रिडले कछुओं के बारे में चर्चा में रहा। अब ओलिव रिडले कछुए चर्चा में ही क्यों रहते हैं, मन में क्या है संकोच।
तो ओलिव रिडले कछुए कुछ नहीं होते हैं, ये कछुओं की छोटी छोटी प्रजातियां होती हैं। तो ये चर्चा में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये एक प्रकार से इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करते हैं, इसलिए ओलिव रिडले कछुए जो है वो चर्चा में दोस्तों रहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का जो एक प्रकार से भितरकनिका वाला राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा का जो बैतरणी और ब्रह्मणी नदी का मुहाना, वहाँ पे एक चित्रहित उड़ीसा में आते हैं और यहाँ पर प्रजनन करते हैं। और जब ये सामूहिक रूप में प्रजनन करते हैं तो उसको प्रोसेस को ओरिबीडा बोला जाता है, ओरिबीडा बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओलिव रिडले कछुए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। मतलब समुद्र में घास होती है, तो घास जो भी होती है, जो चीज़ें मतलब एलेगी वेलेगी टाइप से घासें होती हैं, तो उनको ये खाते हैं। खा करके वहाँ से मीथेन इमिशन मतलब बहुत सारी सड़ने वड़ने गलने से गैसों को बचाते भी हैं। और वहाँ से हमें क्या करते हैं, जो मछलियाँ होती हैं उनके इकोसिस्टम को ये बैलेंस करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जो वहाँ से सड़ेंगी गलेंगी वो घासें, अगर जो एलेगी वगैरह सड़ेगी गलेंगी, तो होगा ये कि आने वाले समय में जो आपको मतलब मछलियों के लिए आवास है वो रह नहीं जाएंगे, वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा कि मछलियाँ मरने लगेंगी। तो फिर जो आदमियों के लिए मछलियाँ खाने के लिए समुद्र से पकड़ी जाती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आने वाले समय में इसका जो है मतलब कहने से एक प्रकार से इन्वायरमेंट के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से इनको जो है चर्चा में लिया जाता है। और इनके कछुओं के लिए आवास जो भी हैं वो भारत में उनको सुरक्षित रखा जाता है। और IUCN में भी इनको जो है एक प्रकार से जगह दी गई है। क्रिटिकली इंडेंजर मतलब वल्नरेबल में इनको जगह दी गई है, क्रिटिकली इंडेंजरेबल में नहीं दिया गया बट वल्नरेबल में दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और इनकी जो लाइफ स्पैन की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि जब ओलिव रिडले कछुए आते हैं यहाँ पे अपने बच्चे देते हैं, तो बच्चे ये 100 से 150 अंडे देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पूरे 1000 कछुओं में केवल एक ही ऐसा कछुआ होता है जो वयस्क बन सकता है। तो कछुए तो बहुत भारी मात्रा में आते हैं। पहले ये आते हैं समुद्र तट पे और गड्ढा खोदते हैं करीब 1.5 से 2 फीट, और उसके बाद 1.5 से 2 फीट गड्ढे में अपने अंडे रख देता है। और वो मादा चली जाती है ओलिव रिडले और समुद्र में चली जाती है, और समुद्र में जा करके वहाँ पे क्या करती है, घूमती फिर से दूर चली जाती है। हजारों मील यात्रा करके ये एक ही आवास पे जाते हैं। और यही जो कछुआ होगा ये 1000 में एक बचता है। ये 15-20 साल में जब वयस्क होगा तो जब ये बच्चे देने के लिए आएगा तो वहीं पर बच्चे देने के लिए आएगा जहाँ पर इसका जो है जन्म स्थान हुआ था। इसलिए इनके जो मतलब जो भी इनका जो आवास है उसको जो है संरक्षित करने की दोस्तों बात की जाती है। इसलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में इस पर क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। और ना बने तो बताइएगा, 1-2 साल में ऐसे कुछ बनेगा ही बनेगा। ये केवल हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय जल में ही पाए जाने वाले स्थानिक कछुए हैं। दोस्तों ये बात केवल जहाँ पे लगती है वो UPSC गलत कर देती है। ये हिंद महासागर में भी पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर में भी पाए जाते हैं और प्रशांत महासागर में भी पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अरबीडा के बारे में बता दें, अरबीडा है क्या, तो पहला वाला तो गलत ही हो गया। अरीबाडा क्या है, सॉरी अरबीडा नहीं, अरीबाडा बोलते हैं इसको। ये जब घोंसले देने के लिए समूह के रूप में आते हैं तो जहाँ पर घोंसले देते हैं, समूह में घोंसले देते हैं, उसको अरबीडा बोला जाता है, अरीबाडा बोला जाता है। वहाँ की लैंग्वेज में अरीबाडा बोला जाता है कि घोंसले सामूहिक रूप से घोंसले, ठीक है। इस शब्द का उपयोग के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक घोंसले और व्यवहार को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो सामूहिक जब घोंसले ये बनाते हैं तो उसे ही अरीबाडा बोला जाता है, इस स्थान को नहीं बोला जाता। इन्हें जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो दूसरा वाला सही हो जाता है दोस्तों।
इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की गई है, सर्वोच्च सुरक्षा इनको प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 1 में इनको जगह दी गई है। ऑप्शन 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों आप मन में आ रहा होगा 2 और 3 राइट आंसर ही बन रहा है। आने वाले समय में 2 और 3 से और भी हो सकते हैं। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन बनाता हूँ, आ जाता है, डिजाइन कर देता हूँ, ऐसे हो जाता है, तो सेकंड वाला जल्दी 2 और 3 ही होता है, तो आगे क्वेश्चन सीधे ऐसा यूपीएस उसमें नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ पे जो यूपीएससी में अभी 3 प्रकार के मगरों के बारे में पूछा जा सकता है, मगरमच्छ से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का, तो यहाँ पर मगरमच्छ का जो खारे पानी वाले मगरमच्छ हैं वो भी पाए जाते हैं। और ये भी चीज़ें ध्यान रखें, ये 20 फीट का मगरमच्छ होता है और खारे पानी में भी एग्जिस्ट कर सकता है और स्वच्छ जल में भी एग्जिस्ट कर सकता है। और ज़्यादातर मैंग्रोव वाले इलाके में रहते हैं ये लोग, मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं उनमें रहते हैं। और मगर जो होता है मीठे और खाने पानी दोनों में रह सकता है। ठीक है, और घड़ियाल क्या होता है, ये केवल मीठे पानी और नदी में रह सकता है। घड़ियाल चंबल नदी में है। अभी इसके बारे में जो है, इसके जो मुंह होता है मुंह थूथन, तो वहाँ पे घड़े की जैसी आकृति बनी होती है, जिसके कारण इसको घड़ियाल बोला जाता है, घड़े से रिलेटेड बोला गया है, तो इसीलिए इसको घड़े का नाम दिया गया। दोस्तों होगा क्या, ये सब चीज़ें चर्चा में हैं, मगर और वो एक घड़ियाल। घड़ियाल अभी समाप्त हो गया है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इनकी संख्या बची दिखी नहीं है कई साल से, इसलिए इसको समाप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि ये समाप्त नहीं पूरी तरह से किया गया है, अभी बताया नहीं गया है। जब समाप्त कहीं दिखेगा नहीं तो इसको समाप्ति घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ हमने इम्पोर्टेंट बता दी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें। अभी देखिए ओलिरुडले की बात करें तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आ गया वही। तो यह ब्रह्मणी और बैतरणी नदियों के मुहाने पर है, ये दोनों नदियों के मुहाने पर है, ये बात सही है, ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे अधिक सघनता पाई जाती है, ये भी बात सही है, सबसे अधिक सघनता यहीं पे पाई जाती है। यह पक्षियों के लिए प्रवास और विशेषकर किंगफिशर की प्रजातियाँ, विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, जो किंगफिशर पक्षी होता है, मछलियाँ पकड़ने वाला, इसकी किंगफिशर की प्रजातियाँ, उनकी 8 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। दोस्तों विश्व का ये सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि 8 प्रजातियाँ किंगफिशर की यहाँ पे निकलती हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, डी नंबर इज द राइट आंसर, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि IUCN पे जो है क्वेश्चन चल रहे हैं और मैं लेके आ रहा हूँ आपको IUCN पर क्वेश्चन। तो देखिए ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यह पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। IUCN जो है संयुक्त राष्ट्र की कोई विशेष एजेंसी नहीं है दोस्तों, ये चीज़ गलत हो जाती है। तो फर्स्ट इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, इसे कि रेड लिस्ट जो प्रजातियों का वर्गीकरण केवल संख्यात्मक डेटा के आधार पर किया जाता है, गलत बात। इसमें संख्यात्मक डेटा के आधार पर दोस्तों नहीं किया जाता है, इनमें उन चीज़ों के आधार पर किया जाता है कितना इस पे खतरा है, कितना इसका आवाज़ पे खतरा है, इसके आधार पर किया जाता है। यह जो है साइट्स लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन को सचिवालय प्रदान करता है। ये बात सही है कि ये जो साइट्स है इसको जो है एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय प्रदान करता है। ठीक है, जो लुप्तप्राय प्रजातियां हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक प्रकार से मतलब उनको जो है एक प्रकार से ये सचिवालय उसके लिए सचिवालय प्रदान करता है, मतलब बेस प्रदान करता है कि हाँ इससे जो है डेटा ये साइट से ही उठाता है। ठीक है, साइट से डेटा किससे, IUCN से ही उठाता है, ये चीज़ इसका कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल 3 इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों प्रजातियों के संकटाग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। देखिए हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो UPSC पूछता है, देखना दोस्तों इसी से क्वेश्चन बनेंगे जो बता रहे हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहे हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी है वो IUCN की, उसमें कौन कौन शामिल हैं प्रजातियां बताई गई हैं। पहला पॉइंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है दोस्तों ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड रूप से शामिल किया गया है। भारत का
यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये खतरे में, बहुत ज़्यादा खतरे में है, संकटाग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया IUCN ने, क्योंकि इसके आवास को खतरा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जब उड़ते हैं तो तारों को, जो बिजली के वायर होते हैं, उसमें फंसकर इनकी मौत हो जाती है, और जो पवन चक्कियाँ लगी हैं उसमें टकरा टकरा के इनकी मौत हो रही है, जिसकी वजह से इनके आवास को खतरा होने की वजह से IUCN ने इसको क्या कर दिया है, संकटाग्रस्त श्रेणी में रख दिया। एशियाई शेर, ये दोस्तों गलत बात है, ये वल्नरेबल, ये जो है संकटाग्रस्त श्रेणी में नहीं है। घड़ियाल, जो घड़ियाल था, अभी हमने पिछले वाले ही पॉइंट्स पे पढ़ा था, घड़ियाल जो है दोस्तों वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। हिम तेंदुआ दोस्तों वल्नरेबल श्रेणी में है, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में नहीं है। तो एशियाई सेवर, हिम तेंदुआ दोनों वल्नरेबल श्रेणी में है, किसमें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके जाना दोस्तों, इतनी मेहनत हमने आपके लिए की है, आप इसको बर्बाद नहीं करना, सिलेक्शन लेके आना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।